Hello everyone, I am Sharan Kaur from Reynard Educators. Today we are starting SST series for class 10. The first chapter we are going to cover is power sharing. You must be familiar with power sharing. Do you know what is power sharing? Any idea? The name itself explains कि पावर शेयरिंग क्या है। हमें इन गवर्नमेंट बहुत जगह पे पावर को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। उसके रीजंस क्या है, उसकी नेसेसिटी क्या है, वो हम सब कुछ समझेंगे इस चैप्टर के थ्रू। बट द चैप्टर स्टार्ट्स विद टू एग्जाम्पल्स ऑफ टू कंट्रीज, बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेल्जियम से। बेल्जियम के बारे में इंट्रोडक्शन, मतलब दोनों के बारे में पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले बेल्जियम क्या है? बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन वेस्टर्न यूरोप। यू कैन सी ऑन द मैप फ्लैशिंग राइट ऑन योर स्क्रीन कि बेल्जियम जो है वो वेस्टर्न यूरोप में लाई करता है और उसके बॉर्डर्स किस किस के साथ वो शेयर कर रहा है? फ्रांस, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग। और उसका जो एरिया है, आपने इंडियन स्टेट देखी होगी हरियाणा, आपने सुना होगा उस बारे में। जो बेल्जियम है उसकी पॉपुलेशन उसका एरिया जो है वो हरियाणा के बिल्कुल इक्वल है और उसकी पॉपुलेशन जो है इट इज़ लिटिल ओवर 1 करोड़। तो ये था बेल्जियम का इंट्रोडक्शन। नाउ कम टू श्रीलंका। श्रीलंका क्या है? श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है ऑन द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते होंगे ये। इसकी पॉपुलेशन कितनी है? इसकी पॉपुलेशन है अराउंड 2 करोड़। और श्रीलंका जो है वो उसकी पॉपुलेशन बहुत डाइवर्स है, मतलब यहाँ पे हर तरीके के लोग रहते हैं। ये कॉम्पोजिशन कैसी है, मतलब वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, कैसे सेग्रीगेशन है, वो हम अभी जस्ट नेक्स्ट समझेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो अभी जस्ट हमने इंट्रोडक्शन देखा दोनों का, श्रीलंका का और बेल्जियम का। अब हम समझेंगे कि वहाँ का एथनिक कॉम्पोजिशन क्या था। बिफोर अंडरस्टैंडिंग एथनिक कॉम्पोजिशन आई वॉन्ट टू आस्क यू पीपल कि आपको पता है एथनिक ग्रुप होता क्या है? डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट इज एथनिक ग्रुप? एथनिक ग्रुप वो होता है, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कॉमन हेरिटेज, कॉमन कल्चर और कॉमन लैंग्वेज शेयर करते हैं एक ही जगह पे। तो एथनिक कॉम्पोजिशन का मतलब क्या हुआ कि किस तरीके से लोग डिवाइडेड है, कौन से रीजन में वो रहते हैं और कौन सी लैंग्वेज वो बोलते हैं। तो सबसे पहले बेल्जियम का पॉइंट देखते हैं। बेल्जियम में क्या है कि 59% पीपल लिव्स इन फ्लेमिश रीजन एंड दे स्पीक डच लैंग्वेज। ये सेग्रीगेशन समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्ट 3 मार्कर क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। तो पहला क्या है? 59% पीपल दे लिव इन फ्लेमिश रीजन एंड दे स्पीक डच लैंग्वेज, यानी कि ये कौन सी कम्युनिटी हुई? मेजॉरिटी। Next is 40% people live in Wallonia region and they speak French language. Now अब इन दोनों के कंपैरिजन में आपको पता चल जाएगा कि ये जो कम्युनिटी है ये मेजॉरिटी कम्युनिटी है, ये जो कम्युनिटी है ये है माइनॉरिटी। एंड अब दोनों आफ्टर इवेलुएटिंग की 59% हो गया, 40% हो गया, बाद में क्या बचा? 1%। तो 1% बेल्जियंस जो हैं वो क्या बोलते हैं? वो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। यानी कि इन दोनों को देखने के बाद जो और भी कम प्रपोर्शन में है और भी छोटी माइनॉरिटी है वो है बेल्जियंस जो जर्मन बोलते हैं और वो सिर्फ 1% है। नाउ वी हैव ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स क्या है? ब्रुसेल्स कैपिटल सिटी है ऑफ बेल्जियम। तो ब्रुसेल्स में जो कंडीशन थी या जो एथनिक कॉम्पोजिशन थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। यहाँ पे कैसे था कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो फ्रेंच है, यानी कि 80% पीपल स्पीक्स फ्रेंच और जो रिमेनिंग 20% है वो है डच। और ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में क्या था? बेल्जियम में बिल्कुल इसकी ऑपोजिट कंडीशन थी। उसमें ये लोग मेजॉरिटी में थे और ये लोग माइनॉरिटी में थे। व्हाट वर द प्रॉब्लम्स विच वर फेस्ड बाय बेल्जियंस? अब बेल्जियंस को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? जैसा कि आपको मैंने बताया कि वहाँ पे 2 कम्युनिटीज़ थी, डच और फ्रेंच, और कौन सी मेजॉरिटी में थी, कौन सी माइनॉरिटी में थी, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। यहाँ पे हमें ये समझना है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी के पास क्या एडवांटेजेस थे और माइनॉरिटी कम्युनिटी को क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ रही थी, वही है इस टॉपिक में। तो सबसे पहले है माइनॉरिटी। माइनॉरिटी कम्युनिटी थी फ्रेंच। फ्रेंच कम्युनिटी वॉज रिच एंड पावरफुल। सी दो दे वर
इन माइनॉरिटी, लेकिन जो ये कम्युनिटी थी फ्रेंच कम्युनिटी, ये रिच भी थे और ये बहुत पावरफुल भी थे। लेकिन जो मेजॉरिटी कम्युनिटीज़ थी यानी जो डच स्पीकिंग पीपल थे, इनके पास सारे बेनिफिट्स थे, इनको सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेनिफिट्स पहले दिए जाते थे, यानी एडमिशन स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जॉब्स में फर्स्ट अपॉर्चुनिटी किन्हें मिलती थी? डच को। लेकिन रिच और पावरफुल कौन थे? फ्रेंच कम्युनिटी। तो ये जो टेंशन थी दोनों के बीच में, क्योंकि मेजॉरिटी कम्युनिटी वाज काइंड ऑफ सप्रेसिंग माइनॉरिटी कम्युनिटी दैट इज़ फ्रेंच कम्युनिटी, तो इन दोनों के बीच में जो टेंशन थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई 1950s और 1960s के पीरियड में। और ये जो टेंशन है, जैसा कि ब्रुसेल्स मैंने बताया कैपिटल सिटी, वहाँ पे बस ऑपोजिट कंडीशन थी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में, और वहाँ पे जो टेंशन थी ये और भी ज़्यादा एक्यूट थी, यानी और भी ज़्यादा सिवियर थी। कहाँ पे? ब्रुसेल्स में। एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका, जैसे हमने बेल्जियम का एथनिक कॉम्पोजिशन समझा कि कैसे डच और फ्रेंच कम्युनिटी डिवाइडेड थे, उनका क्या परसेंटेज था, वैसे ही हम समझेंगे श्रीलंका का एथनिक कॉम्पोजिशन क्या था। यहाँ पे ब्रॉडली दो कम्युनिटीज़ थी, यानी दो कम्युनिटी के स्पीकर्स थे। एक थे हमारे पास तमिल स्पीकर्स जो तमिल लैंग्वेज बोलते थे, एक थे हमारे पास सिन्हाला स्पीकर्स। तमिल स्पीकर्स वर 18%, जिसमें फर्दर दो सेग्रीगेशन था। यहाँ पे वी हैव सिन्हाला कम्युनिटी, यानी सिन्हाला स्पीकर जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते थे, दे वर 74%। दे वर इन मेजॉरिटी, यू कैन ऑब्जर्व इट, एंड दे वर इन माइनॉरिटी। जो तमिल स्पीकर्स थे उनके फर्दर दो सेग्रीगेशन क्या थे? एक थे हमारे पास श्रीलंकन तमिल्स और एक थे इंडियन तमिल्स। जो श्रीलंकन तमिल्स थे ये वो तमिल्स थे जो वहाँ के नेटिव्स थे, यानी कि जो बहुत समय से वहीं पे रह रहे हैं, फ्रॉम स्टार्टिंग, जैसे ही श्रीलंका बना है तब से वो यहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन जो इंडियन तमिल्स थे वो थे जो पहले इंडिया का पार्ट होते थे, वो इंडिया के सिटीजन होते थे, लेकिन दे मूव्ड टू श्रीलंका एज प्लांटेशन वर्कर्स, मतलब फोर फादर्स जो हैं वो श्रीलंका में आ गए थे, लेकिन वो पहले इंडिया में रहते थे एज प्लांटेशन वर्कर। इसलिए इस कैटेगरी को हमने बोल दिया दे वर इंडियन तमिल्स, एंड दे श्रीलंकन तमिल्स वर 13%, इंडियन तमिल्स वर 5%। रिलीजन एंड एथनिसिटी ऑफ श्रीलंका, इस टॉपिक में हम ये समझेंगे कि कैसे कौन कौन से डिफरेंट रिलीजन हमारे पास थे श्रीलंका में, और वो लोग क्या क्या लैंग्वेज बोल रहे थे। तो हमारे पास यहाँ पे तीन कम्युनिटीज़ थी, तीन रिलीजन थे, एक थे बुद्धिस्ट, एक थे हिंदूज एंड मुस्लिम्स, और एक थे क्रिश्चियनिटी। ये तीन ग्रुप्स में डिवाइडेड थे। जो बुद्धिस्ट थे वो सिन्हाला स्पीकर्स थे, और सिन्हालाज आपको याद होगा क्या है? मेजॉरिटी कम्युनिटी, यानी जो बुद्धिस्ट थे वो मेजॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट इज हिंदूज एंड मुस्लिम, दे वर तमिल स्पीकर्स, यानी ये कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं? माइनॉरिटी कम्युनिटी से। नेक्स्ट इज क्रिश्चियनिटी, इनमें दोनों थे, मतलब क्रिश्चियंस ऐसे थे जो तमिल स्पीकर्स भी थे, जो सिन्हाला स्पीकर्स भी थे, और ये मेजॉरिटी में भी आ रहे थे कुछ और माइनॉरिटी में आ रहे थे, ये इक्वली डिवाइडेड थे। प्रॉब्लम्स इन श्रीलंका, श्रीलंका इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर हुई थी 1948 में। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ के जो गवर्नमेंट थी वो सिन्हाला कम्युनिटी में से थी। क्यों थी? क्योंकि जो सिन्हाला कम्युनिटी थी वो ऑलरेडी मेजॉरिटी में थी, तो जितने भी गवर्नमेंट लीडर्स थे वो सिर्फ सिन्हाला कम्युनिटी में से भी बनते थे। इनफैक्ट जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स थे, यानी डेमोक्रेसी क्या होता है? जिसमें लोग, पीपल, द सिटीजन्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स थे उन लोगों ने भी मेजॉरिटेरियन मेजर्स अडॉप्ट करे। मेजॉरिटेरियन मेजर्स क्या होते हैं उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि मेजॉरिटेरियनिज्म क्या होता है। मेजॉरिटेरियनिज्म एक वो कॉन्सेप्ट है जिसमें मेजॉरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर रूल करती है, उन्हें डोमिनेट करती है, जैसे वो चाहती है वैसे उनको डोमिनेट करती है और उनको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे वही था, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स थे सिन्हाला कम्युनिटी में से, वो लोग अपना सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश करने के लिए, अपना डोमिनेंस बनाने के लिए वो लोग मेजॉरिटेरियन मेजर्स अडॉप्ट किए थे। क्या क्या मेजॉरिटेरियन मेजर्स अडॉप्ट किए थे वो हम नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे। मेजॉरिटेरियन मेजर्स के बारे में हमने समझा, मेजॉरिटेरियनिज्म क्या है। अब कैसे श्रीलंकन गवर्नमेंट ने फेवर किया सिन्हाला को। अगेन मैं आपको बार बार याद दिला रही हूँ, सिन्हाला कम्युनिटी कौन सी है? मेजॉरिटी कम्युनिटी। अब इनके फेवर में क्या क्या चीज़ें हुई और कैसे जो दूसरी कम्युनिटी थी, यानी कि जो तमिल कम्युनिटी थी, उनको सप्रेस्ड फील हुआ, उनको ऐसा फील हुआ कि उनको एलियनेट किया जा रहा है, उनको सेग्रीगेट किया जा रहा है,
वो कुछ ये मेजर्स थे। तो पहला था कि 1956 में एक एक्ट पास हुआ था जिसमें सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था, ना कि तमिल को, यानी कि अब से सिन्हाला ऑफ लैंग्वेज ही यूज़ की जाएगी और इनको ही सारी प्रायोरिटीज़ मिलेंगी। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट फॉलोड पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट जॉब्स। जितने भी सिन्हाला एप्लीकेंट्स थे, अब जॉब तो सबको चाहिए होती है सिन्हाला, चाहे वो जिस भी कम्युनिटी से हो, चाहे वो सिन्हाला कम्युनिटी से हो, चाहे वो तमिल कम्युनिटी से हो, तो जो भी बंदे, जो भी लोग एप्लीकेंट्स थे गवर्नमेंट स्कूल्स में, जॉब्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, फर्स्ट प्रेफरेंस किन्हें दी जाती थी? सिन्हाला एप्लीकेंट्स को, यानी कि अब जॉब भी नहीं मिलेगी तमिल्स को। The new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism। अब बुद्धिज़्म आपको याद होगा, मैंने अभी जस्ट आपको पीछे बताया कि बुद्धिस्ट वो लोग थे जो लोग कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं? सिन्हाला लैंग्वेज बोल रहे हैं, यानी कि अब रिलीजन वाइज भी उन्होंने सारा डोमिनेंस बुद्धिज़्म को दे दिया, बुद्धिस्ट को दे दिया, यानी सिन्हाला कम्युनिटी अगेन इन रूल। Next is all these government measures increase the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils। अब जो श्रीलंकन तमिल्स थे, they started feeling alienated। What is alienated? मतलब कि उन्हें ऐसा फील होता था कि वो लेफ्ट ओवर है, ना तो उन्हें स्कूल्स में जॉब मिल रही है, ना तो स्कूल्स में एडमिशन मिल रहा है, ना तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा है, ना ही उन्हें जॉब मिल रही है। अगर उन्हें जॉब नहीं मिल रही तो वो लोग सर्वाइव कैसे करेंगे? उनकी बिल्कुल भी अर्निंग नहीं है। तो ये था कुछ मेजर्स जिसकी वजह से सिन्हाला कम्युनिटीज़ ने डोमिनेट किया तमिल कम्युनिटी पे। सो चिल्ड्रन, वी हैव कवर अ लॉट ऑफ टॉपिक टुडे। हमने देखा कि बेल्जियम और श्रीलंका का इंट्रोडक्शन क्या था, यानी वहाँ पे कैसे सेग्रीगेशन था। देन वी स्टडीड अबाउट द एथनिक कॉम्पोजिशन वहाँ की। अब हमने देखा था कि श्रीलंकन कम्युनिटी ने कैसे सिन्हालास को फेवर किया। ये सारे टॉपिक आज हमने कवर किए। नेक्स्ट क्लास में यानी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं बाकी के टॉपिक्स के साथ एंड विल कवर अप द रेस्ट ऑफ द चैप्टर। थैंक यू।